हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने तो चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 14 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 पीआरटी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 15 मार्क्स का आपका कंटेंट पूछा जाता है, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछे। तो हम कंटेंट की बात करेंगे जो आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाती है। न्यू एनसीईआरटी होगा आपके 3, 4, 5। जैसे कि आज क्लास है आपकी थर्ड, 2 क्लासेस जिसने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने कहा था कि आपको 4-5 क्लासेस में पूरी एनसीईआरटी हम खत्म करवा देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चौराव नाच। ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हर बार पूछा ही जाता है। तो चलते हैं। देखिए, चौराव नाच कहाँ किया जाता है, तो ये मिजोरम का सबसे बड़ा फसल उत्सव पे मनाया जाता है। उत्सव के लोग मिलजुल कर खाना बनाते हैं और उसे क्या है नाच कहते हैं। चौराव जो होता है मिजोरम का नृत्य भी है, जिसमें जमीन के डंडे ढोल बजाकर कूदते हैं। जमीन में क्या क्या कूदते हैं, डंडे कूदते हैं, ढोल। उसको क्या है, इसी को कहा जाता है चौराव नाच। अगला देख लो। अगला हो जाएगा मिजोरम में 3/4 75% लोग जंगल में से जुड़े हैं। यहाँ बच्चे पत्तियों और सीटी बनाकर क्या है उससे बजाते हैं। तो कितने लोग जंगल से जुड़े हुए हैं? 75% लोग क्या है जंगल से ही जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका रेगिस्तान ओक। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेगिस्तान ओक के बारे में। यह एक जो है ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है। रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाता है, तो जानिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, लगभग स्कूल की दीवार के बराबर होती है। जो जड़ों की ऊंचाई होती है, मतलब ये आप इसकी हाइट देख सकते हो कितनी होती है। तो स्कूल का, आप प्राइमरी स्कूल का दीवार देखा होगा उसके बराबर, जैसे 11 से 12 फुट होती है। इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती है। आपको इस पेड़ों में दिख रहा होगा कि पत्तियां क्या है बहुत ही कम होती हैं। इसके जो जड़ें हैं जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती है, लगभग 30 पेड़ के लंबाई के बराबर, जब तक पानी ना मिल जाए। देखिए, इसकी जो जड़ें होती हैं पेड़ की बहुत नीचे तक जाती है। जब इसको पानी मिल जाता है तो उसमें क्या है जड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे इसमें देखोगे, जड़ें गहराई की इकट्ठा करके पानी के तने में जमा लेता है और इसके इलाके के लोग पानी को कमी होने पर पाइप के तने में डालकर पानी इसका प्रयोग करते हैं। जो इसका ये तना है इसमें क्या है पानी जम जाता है। जब वहाँ की पानी की कमी हो जाती है तो छोटा पतला सा पाइप इसमें डाल लेते हैं, फिर वहाँ के निवासी क्या है इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आप जानिएगा ऑस्ट्रेलिया ओक कहाँ पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कितने फुट इसकी ऊंचाई है, तो 11 से 12 फुट है। और इसकी जड़ें कब तक कहाँ तक जाती है, तो लगभग 30 की लंबाई के बराबर जाती है, जब तक उसको पानी ना मिल जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये पूछा जाता है। अब चलते हैं नेफेथिस। नेफेथिस क्या है? देखिए, नेफेथिस पौधा जो है ये आप कहाँ पाया जाता है, तो नेफेथिस पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये 3 जगह पाया जाता है, याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय। ठीक है, जहाँ चूहों में कीड़ों कीड़ों छोटे छोटे जीवों को शिकार करता है। ये आप देख सकते हो एक टाइप का ये शिकारी पौधा कहलाता है। इसके ऊपर एक ये ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, जब इस पे कोई कीड़ा बैठता है तो क्या है ढक्कन बंद हो जाता है। आकर्षित कैसा होता है, तो इसमें एक तरह की सुगंधित खुशबू निकलती है, तो उससे कीड़े क्या आकर्षित हो जाते हैं, तो इस पे बैठते हैं। तो इसकी क्या है कीड़ा खा लेता है। ये इसको कहा जाता है कि कीट भक्षी भी पौधा कहा जाता है। क्यों खाता है? ये अपनी नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। जिससे इसमें आप देखोगे यह आकार लंबे घड़े का जैसा होता है, जिस पर पत्तियों को ढककर लगा होता है। यह शिकार को आकर्षित करने के लिए सुगंधित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही है। तो इसके बारे में इतना आप जान लीजिएगा। ये जो घड़े वाले पौधा, इसे कीट भक्षी भी पौधा कहा जाता है, नेफिस पौधा कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब वेक्रोलो। वेक्रोलो क्या है, तो इसका भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये एक वेक्रोला आप देखा होगा कि जैसे इसमें कांटे टाइप के होते हैं। ये क्या चिपक जाता है, जैसे किसी पे स्वेटर में चिपकाओगे चिपक जाएगा, बालों में चिपकाओगे ये चिपक जाता है। तो जो वेक्रोला होता है ये स्विट्जरलैंड से बना है। कहाँ से, किससे बना है? स्विट्जरलैंड
से बना। 1944 में जॉर्ज मस्टल ने अपने कुत्ते के शरीर पर वैक्यूल के बीज चिपके देखे तो वैक्यूल के बीज के छोटे छोटे हुक जैसे होते हैं। इनका आपस में चिपक कर वैक्यूल बनाते हैं और इसका प्रयोग जो है पर्स, चप्पल आदि में किया जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि इस तरह का होता है, ये आपस में क्या चिपक जाते हैं। बैगों में अधिकतर लगा रहता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, जॉर्ज मस्टल ने किया था। कब किया था? 1914 में, सॉरी 1944 में किया था। ठीक है, तो याद रखिए। और ये कहाँ के थे? तो ये भी याद रखिए, स्विट्जरलैंड के थे। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब चलते हैं अगले पॉइंट हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष क्या है? अब खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर में जो है खेजड़ी नामक गांव के नाम पर पड़ा है। ये कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। और किस जिले में? जोधपुर में। यह पेड़ रेगिस्तान के इलाके में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की और ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि आपको पता है कि रेगिस्तान में क्या है, पानी की बहुत कमती होती है। तो ये खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि इसकी पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ की छाल की दवा इससे बनाई जाती है। जो इसकी पेड़ की होती छाल है, इसकी दवा बनाई जाती है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है और पत्तियां जानवर खाते हैं। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। जो खेजड़ी वृक्ष होता है, इसमें लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। छाँव में बच्चे खेलते हैं। राजस्थान के जोधपुर वेश्वई समाज के पेड़ों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसका मानना है कि हम लोगों जंगल के बिना नहीं रह सकते हैं, जंगल हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक, वहाँ के जो लोग निवासी हैं वो कहते हैं कि पेड़ के बिना हम नहीं रह सकते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। जैसे अगला पॉइंट कर लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा बरगद। बरगद के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बरगद बार क्या है? बरगद एक लटकती या लटकन उसकी जड़ें हैं। जो जड़ें आगे बढ़कर जमीन के अंदर तक जाती है और पेड़ को सहारा देती है। यह स्तंभ के रूप में कार्य करती हैं। जैसे बरगद, आपने ये पेड़ देखा है, इसकी जड़ें जो ऊपर से निकलती, तो ये भी एक क्या है, पेड़ का रूप ले लेती है, जड़ों का रूप, और जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो इसकी कई तरह से शाखाएं निकल आती, बहुत बड़ा इसका पेड़ हो जाता है। ठीक है, जैसे आगे आप देखोगे, फलों का प्रयोग खाने के रूप में ही होता है। जैसे कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। सहजन फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो महाराष्ट्र में खाई जाती है। उसके पकौड़े भी बनते हैं। केले फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? केरल में खाई जाती है। और सालन का जो है, ये महाराष्ट्र में खाई जाती है। तराई, जो तीरदार सब्जी से कहते हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला पॉइंट हो जाएगा, फूल का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। जो फूल का प्रयोग होता है, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? औषधि के रूप में किया जाता है। जैसे गुलाब जल को ग्लिसरीन के साथ मिलाकर उसमें नींबू की कुछ बूंद डालकर सर्दी में त्वचा पर लगाने से त्वचा नहीं फटती है। जैसे अब आजकल सर्दी बढ़ चुकी है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इससे त्वचा क्या है, अच्छी रहती है और मुलायम भी रहती है। इत्र बनाने के लिए गुलाब, केवड़ा आदि फूलों का प्रयोग किया जाता है। फूलों का प्रयोग रंग बनाने के लिए भी होता है। जैसे क्या है, गुलाबदारी या जीवनिया। ठीक है, ये क्या है, रंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग क्या है? यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मधुबनी जो पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ? ये पुरानी एक चिन्हित की कला है। इसका नाम जो है बिहार मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है? बिहार में। जिले का नाम पर पड़ा है। चित्रकला के पिसे हुए चावल का घोल में रंग मिलाकर इसका किया जाता है। देखिए, जो मधुबनी पेंटिंग होती है, ये पिसे हुए चावल के से बनाई जाती है। जैसे मधुबनी पेंटिंग घर की दीवार और आंगन की पेंटिंग की जाती है। इसमें चित्र जो है इंसानों, पशुओं, पौधे, मछली चित्र के साथ साथ बनाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इसमें प्रकृति रंग का प्रयोग भी किया जाता है। ये होती है मधुबनी पेंटिंग। कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लो। जैसे अगला पॉइंट हो जाएगा, दीवार की दरार
में उगने वाला पौधा कौन सा होता है? पीपल। देखा होगा पुराने खंजर में या दीवार की जब दरार हो जाती है तो पीपल के छोटे छोटे पेड़ जैसे जम आते हैं, तो पीपल होता है। रात में फूल खिलने वाला पौधा कौन सा होता है? ये रात रानी होता है, जो बहुत ज्यादा खुशबू देता है। दिन में फूल देने वाला, रात में बंद होने वाला फूल कौन सा होता है? सूर्यमुखी। ये क्या सूर्य के सामने ही खिलता है? अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो फूल नहीं खिलता है। पेड़ पे आने वाला फूल ये कौन सा होता है? जो पेड़ पे आने वाला फूल होता है ये गुलहड़ होता है। कांटों में पौधे से उगने वाला फूल कौन सा होता है? गुलाब होता है। झाड़ियों में रहने वाला फूल कौन सा होता है? गेंदा होता है। ठीक है। औषधि के रूप में प्रयोग होने वाला जिसमें फूल नहीं होता ये होती है तुलसी। ये किस में प्रयोग होती है? औषधि के लिए भी प्रयोग की जाती है। और चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को क्या है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अब पढ़ते हैं रोडाल्ड रास। रोडाल्ड रास के बारे में, ये कहाँ के हैं और उन्होंने किस पे आविष्कार किया था? देखिए ये जो रोडाल्ड रास है ये मच्छर की खोज किए थे कि जो मलेरिया होता है मच्छर के द्वारा पैदा होती है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा आप जानिएगा। जैसे रोडाल्ड रास एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश। जिनका जन्म भारत के उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड के अगर पूछा जाए किस राज्य में तो अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से होता है। ठीक है, रोडाल्ड रास से पहले बारिश के दलदली क्षेत्र में निकलने वाली जहरीली गैसें को मलेरिया का कारण माना जाता है और उन्हें जो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। 1902 में मलेरिया जीवन चक्र का पता लगाने के लिए रोडाल्ड रास को चिकित्सक नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला था? 1902 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1904 में, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ओके, जैसे आप इसमें देखोगे मच्छर के काटने से होने वाले रोग कौन कौन से होते, कई बार पूछा गया है। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये मच्छर से रोग होते हैं। मलेरिया का मादा एनोफिज काटने से होता है। जो मलेरिया मच्छर फैलता है किससे फैलता है? मादा एनोफिज मच्छर काटती, जैसे ये आप देख सकते हो। ठीक है, मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ वैक्स से होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे आप इसमें देखोगे मच्छर से कौन कौन सी बीमारी होती है? चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, लिम्फोफाइलेंस, रिफेट बुखार, पीला बुखार, पीत ज्वर, पीका। एनफीज मच्छर कौन सा होता है? एनफ्लीज। तो मलेरिया, लिम्फोफ्लाइट अफ्रीका। ये कल्यूस कौन सा होता है? जापानी। इन्फोर्स, लिम्फो और फाइलेरिया वेस्ट नाइस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगले हम बात कर लेते हैं जो मलेरिया का लक्षण किससे पता चलेगा कि मलेरिया हुआ है? तो ये ठंड देकर बुखार आता है। जब मलेरिया बुखार होता है तो ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तब पता चल जाएगा कि मलेरिया बुखार हुआ है। अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं। मच्छर जो किस में अंडे देते हैं? पानी में, जिन्हें लार्वा कहते हैं। मच्छरों से बचाव के लिए मिट्टी का तेल, पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे यह लेयर बन जाती है और ऑक्सीजन की कमी से लार्वा क्या है? मर जाता है। ठीक, जब बहुत ज्यादा मच्छर फैल रहे हो या किसी में पानी इकट्ठा हो तो उसमें क्या है? तेल डाल देना चाहिए। तेल से ये रहता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उससे क्या है? लार्वा जो है बनना बंद हो जाता है और मच्छर भी मर जाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो बहुत ज्यादा अगर मच्छर हो तो लार्वा मारने के लिए गुमसुइया मछली का भी प्रयोग किया जाता है। ये होती है गुमसुइया मछली, ये आपके सामने है। मलेरिया के जांच के लिए माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। यह 1000 गुना बड़ा करके चीजों को दिखाती है। माइक्रोस्कोप में अगर कुछ भी डालोगे तो माइक्रोस्कोप में क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी चीजें दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट करते हैं। अब मलेरिया की जो दवा है किससे बनती है? तो ये भी कई बार पूछा गया है। मलेरिया की जो दवा है सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। जैसे ये सिनकोना पेड़ है, इसकी ये जो छाल है इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इसके लिए पहले छाल का उबालते हैं फिर उसे क्या है? छानते हैं। ओके, अब चलते हैं कि अनीमिया किसके कारण होता है। तो ये भी आप जानिए कि अनीमिया किसके कारण होता है। जैसे खून की कमी हो जाती है बॉडी में, तो खून में हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है। जब आपके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो आप क्या है? आपको एनीमिया हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाएगा। इसका पता
खून की जांच से चलता है। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 जो है होना चाहिए। पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो 13.5 से लेकर 17.5 होता है, जबकि महिलाओं में 12 से 15 तक होना चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे गुड़ है, आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जी, ये सब आप क्या है आयरन का भरपूर मात्रा में इसमें ले सकते हो। इस समय आंवला बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप आंवला जरूर खाया करिए। ओके, गुड़ है, गुड़ भी खा सकते हो। गुड़ तो आपको हर वर्ष मतलब मिलता है हमेशा। चल, अगला पॉइंट हो जाएगा चंगपांग जनजाति। ये क्या है? चंगपांग जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। चांगथांग जो चंपांज भाषा का ही शब्द है, जो जिसका अर्थ ऐसा होता है कि जिस जगह बहुत ही कम लोग रहते हैं। जैसे चांगपांग जनजाति होती वहाँ क्या है, बहुत कम रेयल लोग रहते हैं। चमचाम जनजाति क्षेत्र में रहते हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के हरे घास के मैदान मिलते हैं और घुमत लोग होते हैं। क्या है? ये लोग घूमते रहते हैं, इसे घुमत कहते हैं। ठीक है, जिसे घूमते रहते हैं। ये अपने भेड़ बकरियों को लेकर हरे मैदानों में खोज क्या है घूमते रहते हैं। ये जो चांगुआ समुदाय के जो है भेड़ बकरी की पूंजी भी होती है। इनकी जो पूंजी एक है तो ये भेड़ ही है। ठीक, इनकी पूंजी क्या है? भेड़ है। इन्हीं से इनका घर चलता है। ओके, जैसे यहाँ आप जानोगे इनके बारे में, तो ये समुदाय अपनी सभी जरूरतों को सामान जैसे टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन, दूध, मांस इन जानवरों से ही प्राप्त करते हैं। चांगथांग एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना भी कहते हैं। इसे पश्मीना में ऊन क्या है प्राप्त होता है। देखिए, जो ये चंपारण जनजात होती है बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों पे रहती है। जितना ही ठंडी इलाकों पे रहेंगे, इसके जो बकरियों के बाल होते भेड़ के उतने ही मुलायम होंगे। तो उससे क्या एक शॉल बनती है, पश्मीना शॉल कहते हैं इनको। ठीक है, तो वही शॉल इनसे बनाई जाती है। जैसे बकरियां जितनी ऊंची या ठंडी जगह पे होंगी, बाल उतने ही ज़्यादा नरम और इसलिए चांपांच उतनी ही ऊंचाई पर वो रहते हैं। उनका ही जीवन उससे चलता है। अब पश्मीना शॉल देखिए इनसे बनती है, तो इसमें क्या क्या प्रयोग होता है? पश्मीना ऊन की बनी पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। ये एक शॉल होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर आप यहाँ के 6 स्वेटर पहनोगे ये 1 साल के बराबर होगा। ठीक है, तो पश्मीना बकरी के बाल बहुत पतले होते हैं। जैसे आपका एक बाल के बराबर होता है इनका 6 बाल। ठीक है, एक बाल के बराबर होता है इनका 6 बाल। समझो, सोचो जरा, इतना बाल इनका पतला होता है। एक पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं? तो 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी के बाल गर्मियों में क्या है झड़ जाते हैं। और पश्मीना जो बकरियों को 40 डिग्री सेल्सियस की ऊंचाई पर रहती है। ठीक है, क्योंकि उनको ठंडी जगह पर रखा जाता है ताकि इनके बाल क्या है बिल्कुल मुलायम और ज़्यादा निकले, इसलिए रखा जाता है। अब चलते हैं याक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो याक क्या है? तो याक के बारे में जान लेते हैं। पश्मीना शॉल जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, चलिए अब चलते हैं याक। याक क्या है? तो याक के बारे में पढ़ लो। ये जो चंगपा लोग जो सामान्य के ले जाने के लिए घोड़े याक का प्रयोग करते हैं। जैसे चंगपान जो जनजाति होती है अपना सामान लादने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये लोग याक को बाल जोड़कर पट्टियां बनाते हैं और मजबूत और गर्म होती है। टेंट बनाने के लिए इसमें 2 फुट गड्ढा करते हैं ताकि टेंट क्या है आराम से खड़ा हो सके। जैसे ये टेंट आप देख सकते हो, तो ये आराम से टेंट खड़ा करने के लिए सब बनाते हैं। टेंट लगाने के पहले 2 फुट का गड्ढा करते हैं। ओके, ताकि ये टेंट गिरे ना। तो इससे टेंट को क्या कहते हैं? रोबो बनाने के लिए लकड़ी डंडों का प्रयोग किया जाता है। इनके टेंट को जो बोला जाता है रोबो बोला जाता है। कई बार पूछा गया है टेंट को चंपारण जाति क्या बोलते, तो रोबो बोलते हैं। टेंट के बीच एक खुला छेद होता है ताकि क्या है चूहे या धुआं, जैसे चूल्हे चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। और डिजाइन भी क्या है 1000 साल पुराने होते हैं। टेंट को तेज हवा से बचाने के लिए एक चुनौती है। ठीक है, क्योंकि भाई तेज हवा चलेगी तो टेंट क्या है उड़ जाएगा। ओके,
अगला हो जाएगा रोबो जो है, इसको क्या चंपारण समुदाय में रहने वाले टेंट को कहते हैं। अभी हमने आपको बताया वही चीज है। अगला पॉइंट कर लेते हैं। अगला हो जाएगा लेखा। लेखा क्या होता है? रोबो को बगल में एक चट्टान और पत्थर से दीवार बनाकर चंपाज अपनी भेड़ बकरियों को रहने का स्थान को लेखा कहते हैं। जहाँ भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा रहती हैं उन्हें ही कहा जाता है लेखा। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि जानवरों का झुंड पर पहचान के लिए एक खास तरीका का है, इसमें निशान बनाते हैं। जैसे कोई जो चराने को जाती है तो एक तरीका इसमें खास निशान बना देती हैं ताकि उनको लगे ये क्या है, उनकी बकरियां हैं। नहीं तो बकरियां क्या है, एक ही में मिक्स हो जाएंगी। चंपारण सुबह बकरियों को चराने के लिए काम महिलाएं या लड़कियां भी करती हैं। ठीक। जो ये बकरियां चराने जाती, कौन जाता है? महिलाएं या लड़कियां चराने जाती हैं। उस पे एक खास तरह का चिन्ह बना देती हैं ताकि उनको लगे ये मेरी बकरियां हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब घरों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो घर बनते हैं। देखिए घर हो जाएगा श्रीनगर के डल झील का पानी में लकड़ी के घर के दिखाई देते, जिन्हें क्या है, डोंगो कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? श्रीनगर में पाया जाता है, जिसे डोंगो घर कहा जाता है। श्रीनगर को झेलम नदी भी कहते हैं। डोंगो का मकान की तरह तरह दो अलग अलग कमरे भी होते हैं। ये तैरता हुआ घर कहा जाता है। ठीक। क्या है, इसको एक दूसरे जगह पे इसको ले जा सकते हो। ओके। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। हाउस बोट क्या है? हाउस बोट भी एक तैरता हुआ घर है जो हाउस बोट कहते हैं। इसे श्रीनगर के बाहर के आए पर्यटन के लिए घर होता है। ये 80 फुट लंबे और 9 फुट चौड़े होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो इस तरह का घर होता है। और ये भी क्या है, एक दूसरे से अलग स्थानों पे जा सकता है। खतरबंद कला क्या होता है? ये खास तरीके का होता है। देखिए खत्म बंद भी एक खास तरह की डिजाइन होती है। हाउस बोट के बड़े बड़े घरों के अंदर छत पर लकड़ी की सुंदर नक्शी होती है, जिसे जिक्सा पंजल जैसा दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हो जिक्सा पंजल जैसा दिखाई देता है। ये खास तरीके की एक डिजाइन होती है। श्रीनगर के लोग घरों की रोटियां कम बनाते हैं और बकरियों की दुकानों की रोटियां ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ की जो बकरियां पालते हैं उनकी रोटियां ज्यादा वो लोग खरीदते हैं। ओके। अब पढ़ते हैं डब। डब क्या होता है? तो डब के बारे में, जो एक खास तरीके बाहर एक और निकली होती खिड़की है उसे ही कहा जाता है डब। जैसे श्रीनगर के घरों में बनने वाली बाहरी की ओर निकली हुई जलीदार खिड़की, यह लोग बैठकर बाहर का जो है नजारा देखते हैं, इसे ही कहा जाता है डॉग कहा जाता है। ठीक है। जैसे कश्मीर के घरों में खिड़कियां पर दरवाजों के डिजाइन मेहराब बने होते हैं। जैसे आप खास तरीके का आप देख सकते हो इसमें डिजाइन बनी होती है, इसे क्या कहा जाता है? मेहराब कहा जाता है। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बकरवाल। बकरवाल के बारे में अगर पढ़ते हैं, बकरवाल क्या है? बकरवाल एक भी घूमती जनजाति होती है। ये भी एक क्या है, घूमती जनजाति होती है। एक जगह नहीं टिकते हैं, जहाँ उनको अच्छा लग जाता है वहाँ वो टिक जाते हैं। बकरवाल बकरी चराने के लिए होते हैं, पहाड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं। ये भी पशुपालन भी करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हो इनके घर लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं। ये सर्दियों के पहाड़ के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में पहाड़ पर चले जाते हैं। ठीक है। सर्दियों में क्या है, नीचे चले आते हैं, और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो क्या है, पहाड़ों पे चले जाते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा कालबेलिया समुदाय। कालबेलिया समुदाय क्या है? एक ये सांप तरह का सपेरा होता है जो बजाता है। ठीक है। ये सांप पालते हैं, इन्हें कहा जाता है कालबेलिया। कालबेलिया एक सपेरा समुदाय है। यह मुख्तार सांप को अपने व्यवसाय के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक। ये एक तरह के नाच दिखाते हैं और सांप पालते हैं। और ये भी करते हैं कि जब इनकी लड़की की शादी होती है तो उनके तोहफे में क्या दिया जाता है? सांप दिया जाता है। ठीक। ये भी याद रखिएगा। ओके। तोहफे में जो गिफ्ट किया जाता है सांप किया जाता है। ये कालबेलिया लोग करते हैं। जैसे नाग गुफन क्या होता है? ये एक नाग गुफन होती है, जो क्या है, एक डिजाइन टाइप का होता है, तो उसमें रास्ता ढूंढना पड़ता है। एक प्रकार का डिजाइन जो रंगोली जैसे दक्षिण भारत की बनाई जाती है। इसमें सांप की आकृतियों को मिलाकर बनाते हैं। इसमें जमीन और दीवारों का बनाया जाता है, इसे ही नाग गुफा कहते हैं। ओके। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। जैसे अगला पॉइंट आप देखोगे सांपों के बारे में पढ़ोगे। सा, जो सपेरे सांप को डंक को निशान देखकर सांप को प्रजाति का पता लगा लेते। जो सपेरे लोग होते हैं, अगर डंक देख लिया तो उस सांप का प्रजाति का पता लगा लेते कि कौन सा सांप काटा है। सांप के काटने की दवा जो है सांप की जहर से ही बनती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। एक सेकेंड, चलिए।
अगला पॉइंट हो जाएगा कि सांप काटने की जो दवा बनाई जाती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। जो सपेरा समुदाय सांपों को अपनी संपत्ति के रूप में भी मानता है। शादी विवाह के उपहार में उसे क्या है? सांप दिए जाते हैं, जैसे कालबेलिया लोग सांप उपहार में देते हैं बेटी की शादी में। तो ये भी आप देखिएगा, सभी सांप जहरीले नहीं होते, केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जैसे नाग हो जाएगा, कतैर हो जाएगा, दुफैया हो जाएगा, अफाई। ये सबसे ज्यादा जहरीले सांप है। जैसे नाग इस तरह का होता है, कतैर इस तरह का है, दुवैया इस तरह का है, भाई अफाई इस तरह का बहुत ज्यादा जहरीला सांप होते हैं। अगला अगर हम पॉइंट बात कर लेते हैं, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला देख सकते हो सांप के बारे में कि इनके दांत कितने होते हैं। जब सांप काटता है तो आगे 2 खोखले दांत होते हैं और जहर शरीर में डालता है, ठीक। लेकिन जो अपना वो शिकार करता है वो चबाता नहीं है, वो पूरी तरह से निगल जाता है। बस इसके 2 खोखले दांत जैसे होते हैं, उसी से क्या है? जहर शरीर के अंदर छोड़ता है। जैसे इसमें देख सकते हो, सपेरा समुदाय दूर दूर दरार के क्षेत्रों में जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, औषधियों और दवाइयों का भी देते हैं, जैसे सीरम की दवा। अगर सांप कोई काट लेता है तो सीरम की दवा आप प्रयोग कर सकते हो, तो उससे जहर पूरी तरह से निकल जाता है, जो सांप की जहर से ही बनाई जाती है। कालबेलिया समुदाय का प्रयोग मुद्राओं वाला नाच या कालबेलियों को नाच भी कहा जाता है। अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा ये, यहाँ पे जो है सपेरों की बनी जुपर्टी के वाद्य यंत्र, जैसे सूखी लौकी से बनता है। ये क्या है? सूखी लौकी से बनाया, जैसे इसे बीन, इसे तुम्बा भी कहा जाता है, खजरी भी कहा जाता है, ढोल भी कहा जाता है, ठीक है। जो बहुत तेज बजती है, सूखी लौकी से ये बनाई जाती है। अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा सांप के बारे में। देखो, ये हो जाएगा सरकार का कहना है कि सपेरे सांपों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, जबकि सपेरों का कहना है कि वे ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। सांपों के जहर की सांप की जहर वाली नली बंद करके दांत निकाल कर उसे निकाल देते हैं, ताकि क्या हो? कोई नुकसान ना पहुंचा पाए सपेरे को, इसलिए ऐसा वो करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह कंपनी महसूस करते हैं और सांपों को वो बांस की टोकरी में रखते हैं। जैसे आप देखा होगा कि सांप को सुनाई देता है, देखिए सांप को सुनाई नहीं देता है। जब जमीन की कोई कंपनी होती है तो उसके माध्यम से वो क्रियाएं करता है, ठीक है। उसके माध्यम से उधर उधर भागता है, उसको सुनाई बिल्कुल नहीं देता है। अब हम बात करते हैं कि वस्तुएं जो हम बनाते हैं और जो खेल कार्य करते हैं, इस पे हम कल बात करेंगे। और कल एक और वीडियो आएगा, फिर परसों एक और आएगा, फिर आपका ईवीएस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो हमने आपको एनसीईआरटी पूरा आपको 15 मार्क्स का मैंने करा दिया, अगर इतना भी कर लिया आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। बस आप ये सीरीज देख डालना। फिर इसके बाद हम 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी करवा देंगे, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो पूरे पूरे आप 30 नंबर ईवीएस में आसानी तरीके से ला सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है? शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।